आज की क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट पास्ट पेपर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, हम आज की क्लास में अब उनको स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से तो नहीं बिलोंग कर रहे होंगे, डिफरेंट टॉपिक से मिलजुल के आ रहे होंगे। जो यूईटी लाहौर में आए होंगे, कॉमसेट में आए होंगे, फास्ट के अंदर आए होंगे, एनईडी में आए होंगे, नस्ट के अंदर आए होंगे, आपके पास जीआई के आई में आए होंगे। तो रैंडम क्वेश्चन होंगे, इनको बैठ के सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि बताओ मॉडुलस ऑफ आयोटा क्या होगा। यानी कि आयोटा का मॉडुलस। तो भाई आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? सिंपल तरीके से अगर सिंपल आयोटा आपके पास गिवन है तो सिंपल आयोटा की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी? ये होगी 0,1। तो 0,1 का मॉडुलस क्या होगा? ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपल मॉडुलस क्या आ जाएगा? √1 का स्क्वायर। तो √1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर ही होगा। तो √1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। तो आपके पास आयोटा का मॉडुलस क्या होगा मेरा बेटा? पॉजिटिव का 1 होगा। तो आयोटा का मॉडुलस क्या होगा? +1 होगा। अच्छा भाई, सेकंड नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज गिवन है, ये नस्ट के पास पेपर में आया, बहुत ही आसान सा। भाई मेरे बच्चों को भी एमसीक्यूज बहुत इजी लगेंगे इंशाल्लाह। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी का एडिटिव इनवर्स क्या होता है मेरा बेटा? ये होता है -a कॉमा -b। यानी कि दोनों टर्म्स का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना है एडिटिव इनवर्स। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज पूछा गया वो भी बड़े मजे का था। थर्ड नंबर के ऊपर एमसीक्यू मेरा बेटा, अब जो तीसरा एमसीक्यू आ रहा है ये फास्ट साइड के ऊपर, यूईटी साइड के ऊपर पूछा गया है इस टॉपिक से। कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अगर तुम्हारे पास ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो बताओ अकॉर्डिंग टू द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, ए प्लस सी डैश सी प्लस बी, यानी कि ए प्लस सी बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल टू के बराबर होगा, नन ऑप्शन होगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास ए बड़ा है किससे? बी से, तो बताओ इन दोनों टर्म्स, ये ए प्लस सी जो एक टर्म है और सी प्लस बी जो एक टर्म है, ये बड़ी होंगी आपस में, छोटी होंगी, बराबर होंगी, क्या होंगी? देखो दोनों के अंदर सी आ रहा है तो सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? ए या बी। अब चूंकि क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो जाहिर सी बात है जब ए प्लस सी होगा तुम्हारे पास जो कंबाइंड आंसर होगा वो ग्रेटर देन का होगा एज कंपेयर टू सी प्लस बी का। तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन का। अच्छा भाई, अब जो आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है ये बिलियन डॉलर्स का एमसीक्यूज है मेरा बेटा, जो कि नस साइड पे भी आ चुका है, यूटी लाहौर में भी आ चुका है, फास्ट में भी आ चुका है। क्या एमसीक्यूज? और आईबीएस में भी आ चुका है, पहले बता रहा हूं। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रूम, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सॉरी रेक्टेंगुलर रूम, व्हाट इज द एरिया। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ एरिया रेक्टेंगुलर रूम का, यानी कि एरिया बताओ किसका? रेक्टेंगुलर रूम का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम विद द लेंथ ऑफ, विद द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में आगे लेंथ की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ की वैल्यू 5 माइनस का 3 आयोटा। और विड्थ की वैल्यू आपको क्या गिवन है? विड्थ आपको गिवन है उस एरिया, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर रूम की, वो गिवन है 2 आयोटा। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर ने एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपको दिया है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसके अंदर तुम्हारे पास लेंथ की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 3 आयोटा और विड्थ की वैल्यू आ रही है 2 आयोटा। तो बताओ एरिया क्या होगा? भाई हमें मालूम है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है मेरा बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ होता है हमारे पास। क्लियर है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। देखो तुम्हारे पास लेंथ की वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है? लेंथ की 5 माइनस का 3 आयोटा। और विड्थ की वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, विड्थ की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आयोटा। सिंपल तरीके से क्या करोगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो मेरा बेटा। सिंपल तरीके से दोनों टर्म्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी? 2 आयोटा जाके जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 आयोटा। सही है। और फिर 2 आयोटा जाके जब नेगेटिव के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 6 आयोटा स्क्वायर। तो 10 आयोटा का 10 आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। सही है ना? तो आपके पास फाइनली एरिया क्या आ रहा होगा उस रेक्टेंगुलर रूम का? रेक्टेंगुलर रूम का आपके पास एरिया आ रहा होगा 6 प्लस का 10 आयोटा। रेक्टेंगुलर रूम का एरिया क्या आ रहा होगा? 6 प्लस का 10 आयोटा, या फिर 6,10 भी लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मजे का एमसीक्यूज था। क्लियर है मेरा बच्चा? नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यूज भी बहुत मजे का है, हलवा है भाई। अगला एमसीक्यूज भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपसे क्या कहता है? आपसे कह रहा है कि भाई देखो हमें बताओ रियल पार्ट बताओ। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है फिफ्थ नंबर के ऊपर रियल पार्ट बताओ किसका? 4 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर का रियल पार्ट बताओ। तो भाई कुछ बच्चे यहाँ पे इतने नल्ले और जाहिल होंगे कि डायरेक्टली यहाँ से बोलेंगे सर रियल पार्ट 4 है, रियल पार्ट 4 है, और एग्जामिनर भी आंसर में 4 देगा देगा कि भाई बताओ जरा। तो भाई ये इतना बड़ा तरबूज जो ऊपर स्क्वायर का आ रहा है, तो बेटा पहले सॉल्व करोगे ना। तो 4 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 स्क्वायर
माइनस का 2 इंटू 4 इंटू आयोटा, यानी कि 2ab और प्लस का b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, नेगेटिव का 4 टू 8 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरा बेटा, -1 के बराबर होता है, सही ना। 16 में से 1 निकाला तो क्या आ जाएगा 15 माइनस का 8 आयोटा। तो आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करवा लिया, सिंप्लीफाई करवा के आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया 15 माइनस का 8 आयोटा। तो भाई यहाँ पे अब रियल पार्ट क्या है, अब देखो अब रियल पार्ट क्या आ रहा है, रियल पार्ट तुम्हारा 15 है और ये नेगेटिव का 8 क्या है, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। तो अब ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। तो अगर रियल पार्ट सिर्फ पूछा हुआ तो रियल पार्ट की वैल्यू 15 आ रही है। क्लियर है मेरा बच्चा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा भाई, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है जितने उसकी तारीफों के बुल बांधूं उसकी कोई अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है 2 माइनस 3 आयोटा की होल पावर में 6, ये क्वेश्चन आ रहा है। और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कहा गया था, तो 2 माइनस 3 आयोटा की होल पावर 6 से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा। अगेन ये क्वेश्चन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, ऐसे मिलता जुलता पूछा जा चुका है। कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो बड़ी पावर ग्रेटर है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे अगर आप में से कोई भी बच्चा डिफरेंट टॉपिक्स को मिला रहा है तो खुदारा मिलाइएगा मत। ये आपको जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का गिवन है, तो भाई ये पावर जो है दोनों टर्म्स के पास नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। पावर जो दोनों टर्म्स के पास जाती है वो जाती है ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर, जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट गिवन होता है। तो भाई खुदारा अगर किसी के जहन में फजूल बात आ रही है तो मैंने उसको पहले ही अलग कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस का सिंबल गिवन है। कभी भी दो टर्म्स के बीच में प्लस माइनस सिंबल होगा तो हमेशा फॉर्मुला ओपन होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे पहले इस पावर को ब्रेक करेंगे। तो पावर को ब्रेक कैसे करें, पावर चूंकि 6 आ रही तो हमने पावर को ब्रेक कर दिया 2 और 3 की फॉर्म में। क्लियर है मेरा बच्चा, 2 और 3 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब क्या करें भैया, अब परेशान बैठे हैं हम लोग, अब क्या करें, अब छोटा सा काम और कर देते हैं। और ये छोटा सा काम क्या करते हैं भैया, सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, बल्कि पावर को दूसरे आसान तरीके से ब्रेक कर देते हैं ना, पावर थोड़ी आसान तरीके से ब्रेक कर देते हैं। 2 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मुला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा 4, माइनस का एक 2 होगा फॉर्मुले का, और फिर a वाली टर्म b है, a है 2 है, और b वाली टर्म 3 आयोटा। तो क्या बन जाएगा 2 2 4 एंड 4 3 नेगेटिव का 12 आयोटा। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर, और बाहर होल पावर में क्यूब का क्यूब एज इट इज। क्लियर है मेरा बच्चा। अब देखो यहाँ पे और क्या आ रहा है, देखो 4 का 4 एज इट इज रहेगा, माइनस का 12 आयोटा भी एज इट इज रहेगा, प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के, तो क्या बन गया माइनस का 9 बन गया, होल पावर में क्यूब का क्यूब एज इट इज। अच्छा, 4 में से अगर तुम 9 निकाल दो बेटा तो क्या आ जाएगा, 4 में से अगर 9 निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, नेगेटिव का 5 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का 12 आयोटा, होल पावर में अगेन क्यूब का क्यूब एज इट इज। सही है भाई, दोनों टर्म में नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन एक ही बार कॉमन निकाल के बाहर लिख देते हैं। तो भाई नेगेटिव साइन जब बाहर से कॉमन जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक पावर भी जाएगी। तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 5 प्लस का 12 आयोटा होल पावर में क्यूब आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या काम करा, बेसिकली इस पूरी इक्वेशन में से आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब माइनस साइन जब कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, ये बन गया -1 की होल पावर में क्यूब। क्योंकि बाहर पावर कैसी आ रही है, ऑड पावर, तो बेटा माइनस का माइनस एज इट इज ही रहेगा, है ना भाई। और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में आ रहा है 5 प्लस का 12 आयोटा का होल क्यूब। मेरा बेटा एक चीज ध्यान में रखो, अब अगर आपको ये बात मालूम है कि भाई a प्लस बी की होल पावर में क्यूब होता है, तो आपके पास मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में जहां एक क्वेश्चन पूछा गया, नस का एक क्वेश्चन है या फास्ट का एक क्वेश्चन, वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आप a प्लस बी की अगर होल पावर क्यूब का फॉर्मुला अप्लाई करने पे जाते हो तो आपके लिए मसले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बेसिक मैथ्स के ऊपर करना है क्वेश्चन, ताकि आपके लिए आसानी रहे थोड़ी सी। मेरा बेटा इसको आसान तरीके से करने का तरीका क्या है, अगेन मैं इसके यहाँ पे पावर ब्रेक कर देता हूँ। एक दफा मैं अपनी एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ 5 प्लस 12 आयोटा का होल स्क्वायर, और एक बार ये 5 प्लस का 12 आयोटा में इधर ऐसे लिख देता हूं, मैंने पावर्स को ब्रेक कर दिया। हमें मालूम है व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड बेसिस आर सेम द पावर ऑलवेज ऐड, तो हमने इस पावर जो क्यूब थी उसको दो टर्म से ब्रेक करके लिख दिया। अब देखो थोड़ी निस्बतन आसान चीज बन जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के b स्क्वायर फॉर्मुला आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, ये आ जाएगा ऑब्वियसली 25, और आगे क्या होगा प्लस का 2ab। एक टू फॉर्मुले का a वाली टर्म 5 है, b वाली टर्म 12 होता है, तो 12 इंटू 5 आपके पास सिंपल 60 इंटू 2 आपने कर देना है, क्या आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से मेरा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 120 आयोटा। ओके, आगे क्या हो जाएगा, 12 आयोटा का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली 12 का स्क्वायर इज 144, और आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। सही है, और ये बाहर किस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 प्लस के 12 आयोटा से।
अब देखो भाई, आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोगों ने 5 + 12 आयोटा का होल स्क्वायर ले लिया। ओके, तो मेरा बेटा माइनस का साइन देखो इधर एज इट इज रहेगा। अब ये आपको मालूम है कि 144 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो क्या बन गया, 25 में से 144 को माइनस करवा दोगे। जब आप 25 में से 144 को माइनस करवा दोगे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपके पास क्या आ रहा होगा भाई, 25 में से 144 जाएगा तो आई गेस नेगेटिव का 119 आ जाएगा। हाँ भाई, आगे क्या है, प्लस का 120 आयोटा, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है आगे, 5 प्लस का 12 आयोटा। सही है भाई। अब देखो सिंपल तरीके से दो ब्रैकेट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस साइन बाहर एज इट इज का एज इट इज, नेगेटिव का 119 जब 5 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, 5 9 45 का 5 और एक कैरी, 5 अंदर 5 और 4 आपके पास 9 हो गया, और 5 अंदर 5, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 595 हो जाएगा। इसी तरीके से 119 को आप लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नेगेटिव का 119 जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कर लेंगे बेटा, 119 को 12 से मल्टीप्लाई करने, 12 × 9 क्या हो जाएगा, आई गेस 108, क्या हो जाएगा, 12 9 होता है 108, तो 8 नीचे आ गया, 10 ऊपर चला गया, फिर 12 अंदर 12 करोगे, 12 और में 10 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम 22, क्या बन जाएगा 22, 2 का 2 इधर, एक 2 इधर, फिर 12 1 12 और 2 का इजाफा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1428 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1428, तो नेगेटिव का 1428 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव के 119 को बेसिकली मल्टीप्लाई करवाया 12 आयोटा के साथ। इसी तरीके से 120 आयोटा भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 120 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 0 0, 5 2 10 का 0 और 1, 5 अंदर 5 और एक कैरी, तो क्या हो जाएगा, 600 आयोटा हो जाएगा। फिर 120 आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे, देखो भाई 120 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 12 के साथ, तो भाई देखो 12 × 12 क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास 144 हो जाएगा, 12 12 क्या होता है 144, तो एक जीरो का जीरो एज इट इज आ गया, तो आपके पास 120 आयोटा × 12 आयोटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 144 आयोटा स्क्वायर। आपको मालूम होता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1 के, तो मेरा भाई अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई आयोटा स्क्वायर बराबर होते हैं -1 के, तो ये माइनस साइन एज का एज नेगेटिव का 595 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1440 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली -1 के बराबर ना, तो क्या आ गया यहाँ पे 595 का 595 और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 1440। सही है, और यहाँ पे पहले से क्या एग्जिस्ट कर रहा था, 1428 आयोटा, नेगेटिव का 1428 आयोटा प्लस का 600 आयोटा, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लीजिए। अब आगे का काम तो वैसे आप लोग इजीली कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ भाई, आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करवा दोगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, बेसिक मैथ से नेगेटिव का 2035 आ रहा होगा शायद, नेगेटिव का 2035 यानी 2035 आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1428 में से 600 निकालूंगा, 600 निकालने पे जाहिर सी बात है मुझे मिल रहा होगी टर्म, क्योंकि 1400 में 600 माइनस करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 1428 प्लस का 600, सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 828 आयोटा, तो ये बाहर जो माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई दोनों टर्म से आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, 2035 प्लस का 828 आयोटा, ये फाइनली इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का मेरा बेटा क्या आ रहा होगा, आपके पास फाइनली आंसर आ रहा होगा, और इस तरीके से आपके पास फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वेश्चन नस्ट के पास पेपर से लिया गया एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूईटी लोअर साइड पे भी आया हुआ है, क्वेश्चन पास साइड पे भी आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरा बेटा बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। अब देखिए आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, हमसे लेट सपोज कहा जाता है कि भाई आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है 2 + √3 आयोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि एडिटिव इनवर्स निकालो किसका, 2 + √3 आयोटा का। तो भाई एडिटिव इनवर्स निकालते कैसे आपको बता चुका हूं कि दोनों के दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देना है, बेसिकली दी एडिटिव इनवर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 -√3 आयोटा आंसर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हो, दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे कह रहे हैं कि भाई रियल कंपोनेंट, अब इस एमसीक्यूज का खुद से बैठे घर पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं 4 - आयोटा का होल स्क्वायर अगर मैं आपको दे दूं तो बताओ इसमें से रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको घर पे बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजे का, कि भाई अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, पास पेपर के अंदर आपसे कहते हैं कि आयोटा को अगर आपने एक्सप्रेस करवाना है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, क्या क्वेश्चन आया एक दफा ये नस और आईबीएस साइट के ऊपर कि अगर आयोटा को एक्सप्रेस करवाना है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ आयोटा गिवन है, तो बताओ कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, तो बेटा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अगर आयोटा गिवन है तो इसका मतलब रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, 0,
सिंपल इमेजिनरी पार्ट आयोटा आ रहा है, तो मेरा बेटा इस टर्म को आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0,1 आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0,1 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं उसको हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बेटा? इसी तरीके से हमारे पास और कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला क्वेश्चन, बेटा ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की होल पावर में 8 का सॉल्यूशन बताओ। तो भाई 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको मालूम है कि पावर 8 के लिए डायरेक्टली तो फॉर्मुला होता नहीं है, तो पहले पावर्स को ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे भाई? ये अंदर आपने ले लिया लेट सपोज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और बाहर होल पावर में 4 ले गए, ताकि आपने पावर 8 को बेसिकली ब्रेक कर दिया। सही है मेरा बच्चा? अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दूंगा। क्या बन जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला ये हो जाएगा 1 का 1 इट इज प्लस का 2 आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर, बाहर होल पावर में 4 का 4। अच्छा अब और से देखो, प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो ये -1 बेसिकली +1 को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में सिर्फ 2 आयोटा बचा और ब्रैकेट के बाहर 4 का 4 एज इट इज। तो मेरा बेटा 2 की पावर क्या आ जाएगी? सिंपली 4 आ जाएगी। पावर ऑब्वियसली 2 पे भी जाएगी और आयोटा पे भी जाएगी। क्लियर है? तो 2 की पावर 4 भी बन गया और आयोटा की पावर 4 भी बन गया। 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है? सबको मालूम है, 16 के बराबर होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको जो पहला लेक्चर था और दूसरा लेक्चर उसमें पढ़ाया था कि आयोटा की पावर 4 क्या होगी? हमेशा +1 के बराबर होती है। तो आयोटा की पावर 4 में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर नहीं मालूम आयोटा की पावर 4 क्या होती है, भाई इसको सॉल्व कर लो। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होगा आयोटा की पावर 4, है ना भाई? तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या होगा? सिंपल पॉजिटिव का 16। तो भाई ये क्वेश्चन ही पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली अगर मेन फॉर्मूलाज आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स अगर समझ लिए तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके लिए हलवा है यार। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। क्लियर है मेरा बच्चा? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। अब देखो नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ गया। एक और क्वेश्चन बड़े मजे का, कहता है कि भाई बताओ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिटेल में समझाया अभी इस लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में। क्या होती है मेरा बेटा? 0,0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई ये वो एमसीक्यू जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो बेटा परेशान नहीं होना, कभी कभी भी पेपर सॉल्व करते हुए घबराना नहीं होता। अपने ऊपर बिलीव रखना होता है, खाली सिर्फ अपने ऊपर। अगर तुम अपने ऊपर बिलीव रख सकते हो, तुम आराम से एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो इंशाल्लाह। तो भाई खाली अपने ऊपर बिलीव रखना है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा अब लेट सपोज एक क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन था, अब यार ये क्वेश्चन चलो मैं करवा देता हूँ, मुझे मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इमेजिनरी पार्ट बताओ अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं 2 + 3 आयोटा की होल पावर क्यूब। अब ये एमसीक्यूज आईबीएस साइड से लिया गया है, एनईटी साइड भी आया हुआ है, जीआईकेआई साइड भी आया हुआ है, फास्ट साइड पे भी आया हुआ है, यूटी लॉर साइड पे भी आया हुआ है, कॉम्प्लेक्स साइड पे भी आया हुआ है। भाई ये वो एमसीक्यूज है जो इस टॉपिक से बेतहाशा पूछे जाते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, कहते हैं भाई सिंपल तरीके से तुम्हें 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब गिवन है, कहते हैं सॉल्व करो। अब चूंकि टर्म्स आसान आ रही हैं तो a प्लस बी के होल को फॉर्मुला अप्लाई कर दो। क्या होता है a प्लस बी के होल को फॉर्मुला? ये होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल सा फॉर्मुला होता है भैया, फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। तो भैया फॉर्मुला क्या कहता है? फॉर्मुला हम तो बड़ी सिंपल सी बात कहता है। क्या कह रहा है मेरा बच्चा? फॉर्मुला कहता है 2 का क्यूब ले लो प्लस का सिंबल b यानी कि 3 आयोटा का भी क्यूब आ जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3 एज इट इज, a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आयोटा आ जाएगी इनटू a प्लस बी। a विल बी 2 प्लस का सिंबल और b विल बी 3 आयोटा। इसको आप सिंपलीफाई करवा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट का। आई बिलीव 9 आयोटा होगा इमेजिनरी पार्ट और 46 या 45 आपके पास आ रहा होगा रियल पार्ट। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मजे के, अब ये वाले क्वेश्चन भाई असली मजे के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या कह रहा है? कहता है आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है अगर तुम्हारे पास a की वैल्यू बड़ी है b से, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नस साइड पे आ चुका है। कहता है अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो बताओ ax ग्रेटर देन bx व्हेन x इज डैश। क्वेश्चन बड़े मजे की बात कहता है, समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा बेटा? समझने की जरूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। कहता है कि अगर देखो तुम्हारे पास a बड़ा हो कभी भी b से, यानी कि इनइक्वालिटी से थोड़ा सा सब टॉपिक के तौर पे बात कर रहा है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी a बड़ा हो b से और इसी सिनेरियो के अंदर ax बड़ा हो bx से, तो बताओ x की वैल्यू उस सूरत में क्या होनी चाहिए? नीचे ऑप्शंस दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है कि भाई x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या फिर x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए,
या फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर ऐसे करके लिख देते हैं उसको ऐसे, और ये वाला ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, या फिर आपके पास 1 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, अगर तुम्हारे पास a की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन b है, और ax इसीलिए बड़ा है bx से, तो बताओ कौन सा वो ऐसा केस होगा जिसमें, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, लेट सपोज तुम्हारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू आ रही है 1.5, लेट सपोज, सपोज इससे, तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ स्टेटमेंट को देखो, तुमसे कह रहा है कि अगर तुम a की जगह पे 2 रख दो, x की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, b की वैल्यू लेट सपोज 1.5 रखी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तुम्हें स्टेटमेंट दे रहा है कि देखो ax हमेशा बड़ा आए bx से, ये कब पॉसिबल है कि x की वैल्यू इन चारों में से कौन सी होगी। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सिंपल जीरो हो, देखो अगर जीरो में यहाँ पे रख दूंगा तो ऑब्वियसली दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो कभी भी प्रूव नहीं हो सकता। दूसरे नंबर में कह रहे हैं अगर यहाँ पे जीरो से बड़ी टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल 3 रख के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, यानी कि हमेशा फिर ये नंबर जो आएगा, ये वाली साइड हमेशा बड़ी आएगी फिर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर बड़ा आएगा, 3 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर छोटा छोटा आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है। और अगर मैं जीरो से छोटा नंबर रख दूं, नेगेटिव का नंबर रख दूं, तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव का नंबर रख दूंगा तो जाहिर सी बात है छोटा आंसर ही आएगा, और ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। और अगर मैं 1 से छोटा नंबर रख दूं तब भी मसला होगा, 1 से छोटा नंबर रखने के ऊपर भी। खाली वो कौन सा केस है जिसके अंदर हमारा आंसर हमेशा सेटिस्फाई करेगा, वो ग्रेटर देन जीरो का केस होगा, यानी कि जब कभी x की वैल्यू जीरो से बड़ी रखी जाएगी तो उस सूरत के अंदर स्टेटमेंट भी प्रूव हो सकती है, और ये दोनों स्टेटमेंट की कंडीशन भी सही रहेंगी। क्लियर है मेरा बच्चा, क्योंकि हमेशा a की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए b से, तो इसलिए मैं 1 से छोटा नंबर नहीं सकता। अगर आप में से कोई सोचा ना सर 1 से छोटा रखने के ऊपर भी तो आंसर सही रहना चाहिए, तो मेरा बेटा यहाँ पे फिर हो सकता है b की वैल्यू बड़ी हो जाए, मगर स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है हमेशा a बड़ा होना चाहिए b कंपेयर के ऊपर, और हमेशा ax बड़ा होना चाहिए bx के मुकाबले के ऊपर। इसलिए हम सिर्फ वो टर्म रखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास तमाम स्टेटमेंट्स को प्रूव करे। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर 1 से छोटा नंबर रखने के ऊपर आंसर सही मिलता है तो सिर्फ 1 से छोटा नंबर आ सकता है, तो भाई 0 से बड़ा नंबर कोई भी आ सकता है ना, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लासीफाई करा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ सकती है। क्लियर है मेरा बच्चा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा भाई, एक और एमसीक्यू देखिएगा, एक और एमसीक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, बड़े मजे का एमसीक्यू अगेन। कहता है कि भाई देखो, अगर ए और बी दुनिया में कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, अगर ए और बी कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, यानी कि ए और बी के कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, अगर ए और बी के कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, ओके, सच डेट आगे कंडीशन दे रहे हैं, मगर एक कंडीशन है कि बी हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से। तो बताओ, तो बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन दूं, कंडीशन देता है कि 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय बी, अगर इनको डिवाइड करवा दूं 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस के 1 डिवाइडेड बाय बी से, तो बताओ इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, आंसर लेस देन जीरो आएगा, या आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, या या आंसर इक्वल टू जीरो आएगा, या नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत मजे के एमसीक्यूज है। क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन तुमसे कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बी हमेशा बड़ा होगा ए से, तो बताओ इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो पहले थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि जिंदगी आसान हो जाए। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय ए बी, और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी से ए बी कट गया, तो आपके पास एलसीएम लेने के ऊपर टर्म क्या बन रही होगी, बन रही होगी बी माइनस का ए डिवाइडेड बाय बी प्लस का ए। तो अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी में कोई भी टर्म आ सकती है, मगर आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो बी की वैल्यू होगी ना वो हमेशा ए से बड़ी होनी चाहिए, और ये कोई भी नॉन नेगेटिव टर्म होगी। तो बी की वैल्यू लेट सपोज मैंने 4 ले ली, और ए की वैल्यू लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ अपनी मर्जी से 2 सपोज कर लेता हूँ। तो अब अगर आप बी की वैल्यू यहाँ पे डालो 4 और ए की वैल्यू डालो 2, और नीचे डालो बी की वैल्यू 4 प्लस का 2, तो क्या आएगा, देखो आपका जो भी नंबर आएगा ना वो हमेशा कैसा नंबर होगा इन चारों में से, ग्रेटर देन जीरो, बी बड़ा है और ए छोटा है, तो उसके ऊपर रखने की सूरत में बेटा आपको जाहिर सी बात है जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव का मिल रहा होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो वाली टर्म आपका क्या होगी, आंसर होगी। भाई इस साइन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म है इसका मतलब आंसर जो तुम्हारा आ रहा है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे मतलब क्या, आंसर लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा होगा। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं। जब हम आगे मूव करते हैं तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है
क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। कहता है ए और बी अगर दो नॉन नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं, मगर अब की बारी में वो कह रहे हैं अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी आ जाए, सेम एक्सप्रेशन है बेटा, सेम चीज है, ये फास्ट साइड पे यूटी लोअर साइड पे पूछी गई थी, सेम चीज है। कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय बी, और होल डिवीजन में नीचे आ रहा हो 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाय बी, मगर अब की बारी में कहता है जो ए वाली टर्म हो बी से बड़ी हो, तो बताओ आंसर क्या होगा। भाई सबसे पहले तो एलसीएम लोगे, सिंपलीफाई करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए। अगर अब की बारी में मेरी ए वाली टर्म बड़ी हो और बी वाली टर्म छोटी हो, फॉर एग्जाम्पल अब की बारी में ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या हो 2, तो भाई देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब मैं बी में से ए माइनस करूंगा तो व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 है, और नीचे भी क्या होगा 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा, 2 में से 4 निकालने पे नेगेटिव का आंसर आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आया वो कैसा आएगा, आपकी बारी के अंदर 0 से छोटा आएगा। कैसा आएगा, 0 से छोटा आएगा। जब 0 से छोटा आंसर आएगा तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, आंसर लेस देन 0 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 0 से छोटा आ रहा होगा, तो ये रीजन है। अच्छा भाई, आई होप यहाँ तक की बात तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भैया अगर आपको मैं एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं तो बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका बताया था कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 5 प्लस आयोटा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5,1 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। 5 का 5 एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव का साइन होता है फॉर्मूले का, इमेजरी टर्म लिखोगे, फिर नीचे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, इधर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव का 1/26। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ रहा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है मेरा बच्चा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी हुई है। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए 1 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस का आयोटा। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि 1 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मेरा बेटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। बेटा इस क्वेश्चन की खास बात, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मेरा बेटा सबसे पहले आप डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करवाओगे, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने पे जाओगे। तुम्हें याद हो ना याद हो, मैंने तुम्हें एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ाई हुई है। अब तुम सोचोगे सर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एक तो बच्चा इतना मासूम होता है, बाद में पेपर देने के बाद आके मासूमियत से कहता है ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। दिल तो चाहता है कि भाई उसको एक कस के बताया जाए कि भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ाया था, सब पढ़ाया था। जब मैंने आपको मॉडल्स का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत से पेपर्स के अंदर मॉडल्स का जो क्वेश्चन होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से आता है। तो भाई देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, मॉडल्स फाइंड करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपस में डिवाइड हो रही है इनको सॉल्व करवाना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी मिडिल टर्म कन्वर्ट करवा के पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो, यानी कि इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करवा के कंप्लीट क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो। रैशनलाइजेशन करवाते हैं हमेशा डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो भाई ये ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस का आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस का आयोटा। ओके, अब देखो ये 1 इंटू 3 क्या होता है मेरा बेटा, 3 होता है। 1 इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा इंटू 3 क्या होता है, 3 आयोटा होता है। आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है बच्चा, आयोटा स्क्वायर होता है। और 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 9 माइनस का आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चा। अब देखो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, 3 का 3 एज इट इज, आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। सही है। और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और नीचे क्या हो गया माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ -1 के बराबर होता है तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ओके, अब आप सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ब्रेक कर दोगे। क्या करोगे मेरा बच्चा, सिंपली एलसीएम ब्रेक कर दोगे। एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा,
ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई गेस 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो आपके पास फाइनली इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का ये आंसर आ रहा होगा। बट हमें ये चीज फाइंड नहीं करनी थी, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, आपको बेसिकली मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं भैया, सिंपल रियल पार्ट का स्क्वायर कर दोगे, तो कंप्लीट रियल पार्ट वाली टर्म का भी स्क्वायर लोगे और इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म का भी स्क्वायर लोगे। तो भाई आपके पास ये क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पे 2/5 का स्क्वायर कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। तो क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है तो एलसीएम पहले से बना हुआ है, ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएंगी तो 4 + 1 = 5। तो अंडर रूट ऊपर वाली टर्म पे अलग अप्लाई होगा, नीचे वाली टर्म के ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो मेरा बेटा ऊपर तो √5 ही रहेगा एंड √25 किसके बराबर होता है, ये 5 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से √5 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि भाई बहुत दफा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने आ जाता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीकेकार मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूं, कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस को हमारे मुल्क के। अच्छा भाई, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी मोइवर्स थ्योरम का आ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है डी मोइवर थ्योरम का, बड़े मजे का एमसीक्यूज है। क्या कहता है ये एमसीक्यूज, आइए समझ लेते हैं। कहता है कि भाई फॉर डी मोइवर्स थ्योरम, फॉर डी मोइवर्स थ्योरम, जो डी मोइवर्स थ्योरम होता है अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है, z इज इक्वल टू CIS थीटा की पावर में n का होना। सही है, तो पूछता है कि बताओ ये n क्या होता है, यानी कि आपको याद होगा ना डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है भैया, डी मोइवर्स थ्योरम होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर में p या n का होना। तो पूछ रहे बताओ ये n किसके बराबर होता है, ये n इंटीजर्स होता है, ये n आपके पास इररेशनल नंबर होता है, ये n रियल नंबर होता है, ये n नेचुरल नंबर होता है। तो भाई ये z जो होता है ये आपके पास क्या होता है, आपके पास ये क्या होता है पूछना चाह रहा है, यानी कि ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई आपका आंसर क्या होगा। देखो इन सब में से जो सबसे परफेक्ट आंसर है, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये नंबर सिस्टम का मैंने पहला टॉपिक दिया था, उसके अंदर देखो मैंने आपको बताई थी कि सबसे बड़ी चीज इन सब में से कौन सी है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स के अंदर आपके पास हर तरह का नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है, हर तरह का नंबर्स, सही है ना, हर तरह का नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा इंटीजर्स के ऊपर। तो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा होगा, इंटीजर्स होगा। नेचुरल नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है, हाँ इररेशनल नहीं आ सकता, इररेशनल कभी भी नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे पावर कभी भी इररेशनल नहीं हो सकती, इररेशनल के अलावा बाकी सारे आंसर सही होंगे। रियल नंबर भी आ सकता है पावर में, नेचुरल नंबर भी आ सकता है और इंटीजर भी आ सकता है। अब ये बात बहुत ऑब्वियस है कि रियल और नेचुरल दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे होते हैं, इसका मतलब हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये z हमारे पास पावर में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि इट कैन बी इंटीजर्स। अच्छा एक और एमसीक्यूज देखते हैं, ये एमसीक्यूज भी बड़ा मजे का है और बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है। कहता है कि भाई बताओ रियल पार्ट क्या होगा, बताओ रियल पार्ट क्या होगा अगर उसने एमसीक्यूज दे दिया cos थीटा माइनस के i sin थीटा का होल स्क्वायर, और आगे कहता है कि थीटा की वैल्यू अगर बराबर है 45 के। कहता है बताओ रियल पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहता है कि cos थीटा माइनस i sin थीटा की होल पावर में स्क्वायर आ रहा है। देखो बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर, ये आपको पोलर फॉर्म के अंदर ये डी मोइवर्स थ्योरम गिवन है, या फिर पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ये कैसे ओपन होता है भाई, पावर फॉर्मूला अप्लाई मत कर दिया खुदारा। ये पावर जो होती है ये एंगल्स का मल्टीपल होती है, अकॉर्डिंग टू डी मोइवर्स थ्योरम ये जो पावर होती है एंगल्स का मल्टीपल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस का आयोटा sin 2 थीटा। अब देखो आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 45 डिग्री प्लस का आयोटा sin 2 इंटू 45 डिग्री। सही है मेरा बच्चा, अब गौर से बात समझिएगा। देखो 2 इंटू 45 किसके बराबर होता है, 2 इंटू 45 होता है 90, और आयोटा का आयोटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा sin 90। अगर आपको याद हो तो भाई cos 90 बराबर होता है किसके, cos 90 बराबर होता है 0 के, और आयोटा का आयोटा एज इट इज। साइन 90 बराबर होता है किसके मेरा बेटा, 1 के। तो आपके पास इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा, 0 प्लस आयोटा। तो आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है मेरा बच्चा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपली 0 होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में, ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था। मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा आया हुआ है। बेटा ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, कि मैंने आपको 10,000 किस्म के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आई होप जो बच्चों का एक शिकवा था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने इतना लेक्चर नहीं अपलोड करे हुए, तो मैंने शिकवा आपको दूर कर दिया है।
क्वेश्चन ये कहता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास क्या आ रहा हो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास z कॉन्जुगेट का स्क्वायर बताओ किसके बराबर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि बताओ z कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके बराबर होगा, और क्वेश्चन ने आपको z की वैल्यू गिवन है 2 प्लस का √3 आयोटा। बेटा ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन फास्ट में भी आया हुआ है, आईबीएससीएस में भी आया हुआ है, एनईडी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताओ जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। अगर तुम्हें जेड की वैल्यू गिवन है 2 प्लस √3 आयोटा, तो भाई सिंपल सा काम है, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लो। तो इसका जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका जेड कॉन्जुगेट तुम्हारे पास आएगा, कॉन्जुगेट ने खाली इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी 2 - √3 आयोटा। और अब इसका स्क्वायर लेना है, क्या बन जाएगा जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 - √3 आयोटा का होल स्क्वायर। भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 2ab, तो a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो मेरा बच्चा, और फिर b का स्क्वायर भी हो जाएगा। b का स्क्वायर क्या होगा, √3 आयोटा का स्क्वायर। सही है, तो क्या बन जाएगा 4 का 4, माइनस का 2 2 4 √3 आयोटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, आयोटा पे भी स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3 आ गया, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, माइनस का 4 √3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा होगा, 1 माइनस का 4 √3 आयोटा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फाइनली इनका इसका आंसर बताओ, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आंसर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसका आंसर ये होगा। सही है, रियल पार्ट क्या यहाँ पे आ रहा होगा 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा होगा मेरा बच्चा, ये आ रहा होगा नेगेटिव का 4, √3। तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा बच्चा, इस तरीके से आपके पास फाइनली ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा तरीके के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो आपको ये चीज इजीली क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ज्यादा, तो कुछ प्रॉपर्टीज है, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिवीजन रिलेटेड जो कि नस साइड पे पूछी जा चुकी हैं, यूटी लॉर साइड पे पूछी जा चुकी हैं, फास्ट या आईबीएस में भी उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एनईडी साइड पे भी उसका एक दफा बेसिक कॉन्सेप्ट आया था, मगर वो बहुत कम आया, मगर आया जरूर है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास इफ a डिवाइडेड बाई b बराबर आ जाए c डिवाइडेड बाई d के, देन a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b अगर बराबर आ जाए c प्लस d और c माइनस d के। क्वेश्चन में पहले गिवन है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास a डिवाइडेड बाय b बराबर आ जाए किसके, c डिवाइडेड बाय d के, और a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस b बराबर आ जाए c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d के, तो बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब 4 प्रॉपर्टीज के नीचे नाम लिखे हुए, एक प्रॉपर्टी है कन्वर्टेंडो, एक प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेंडो, एक प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो, और एक प्रॉपर्टी सिंपल डिविडेंडो है। क्या मैंने फारसी में जुमले बोले, मैं उनको लिख के आपको दिखा देता हूँ मेरा बच्चा, जस्ट गिव मी अ टाइम। तो भाई मैंने इन तमाम के तमाम ऑप्शंस को लिख दिया, यानी कि नस साइड के ऊपर, यूडी लॉर साइड के ऊपर एक क्वेश्चन आया कि अगर देखो a डिवाइडेड बाई b बराबर है c डिवाइडेड बाई d के, तो बताओ फिर a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस b बराबर आ जाए इसका c प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस d के, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन गिवन था कन्वर्टेंडो, दूसरा ऑप्शन गिवन था कंपोनेंडो या डावेंडो, थर्ड ऑप्शन गिवन था कंपोनेंडो या फिर सिंपल डावेंडो। ओके, तो भाई ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डिवीजन की, सबसे पहले तो आपको इन प्रॉपर्टीज को समझना पड़ जाएगा। तो आइए मैं आपकी आसानी के लिए इन प्रॉपर्टीज को समझा देता हूँ। मेरा बेटा हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मली आपके पास 6 तरह की प्रॉपर्टीज होती है रेशियोज के टॉपिक के अंदर। कभी भी जब हम रेशियोज का जिक्र करते हैं तो हमारे पास कितनी तरह की प्रॉपर्टीज होती है, 6 तरह की प्रॉपर्टीज होती है रेशियोज के अंदर। पहले नंबर के ऊपर आती है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो बेसिकली क्या होती है कि अगर आपके पास कभी भी 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर कभी भी आपके पास 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से कि अगर a डिवाइडेड बाई b, अगर a डिवाइडेड बाई b बराबर है किसके, c डिवाइडेड बाई d के, यानी कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो उनके इनवर्स रेशियोज भी हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वर्टेंडो। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास कोई भी दो रेशियोज, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाई b अगर बराबर आ जाए c डिवाइडेड बाई d के, तो ये बात लाजिम है कि फिर b डिवाइडेड बाय a बराबर होगा d डिवाइडेड बाय c के। यानी कि कभी भी दो रेशियोज अगर एक दूसरे के बराबर हो तो ये बात ऑब्वियस होती है कि जो उनके इनवर्स के रेशियोज होंगे वो भी हमेशा आपस के अंदर बराबर होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैथ्स में हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। कोई भी 4 नंबर्स अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेंडो कहेंगे। देन कम्स दी अल्टरनेंडो।
अल्टरनेंडो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगेन देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी चार नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बराबर आ जाए सी डिवाइड बाई डी के, यानी कि कोई भी दो रेशियोज अगर आपस में बराबर है, या कोई भी पर्टिकुलर दो रेशियोज आपस में बराबर है, हमेशा याद रखिएगा अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म को इनकी चेंज कर दूं तो इनका रेशियो भी बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तब भी जो रेशियो आपको मिलेगा हमेशा वो बराबर ही मिलेगा। तब भी जो रेशियो आपके पास आ रहा होगा वो कैसा आएगा? हमेशा बराबर आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या कहती है अल्टरनेंडो की? ये कहती है कि भाई अगर तुम्हारे पास चार नंबर्स आ रहे हैं ए बी सी और डी, अगर तुम a डिवाइडेड बाई बी करो वो हमेशा बराबर है c डिवाइड बाई डी के। तो हमेशा ये बात याद रखना कि भाई फिर उस सूरत के अंदर अगर तुम सेकंड और थर्ड टर्म को आपस में इंटरचेंज भी कर दो ना, तब भी तुम्हारे पास रेशियोज का सिमिलर आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि भाई अगर दो पर्टिकुलर टर्म्स का रेशियोज आपस में इक्वल है तो ये बात लाजिम है कि उनके इनवर्स एलिमेंट्स का या इनवर्स टर्म्स का भी रेशियोज बराबर होगा। देन कम्स द अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या कहता है कि भाई अगर दो पर्टिकुलर मासूम सी टर्म्स का रेशियोज आपस में क्या है? बराबर है। तो ये बात लाजिम है कि अगर तुम इनकी सेकंड और थर्ड टर्म्स कन्वर्ट करवा दो तब भी रेशियोज तुम्हारे पास हमेशा जो आएंगे वो सिमिलर आएंगे। नाउ मूविंग ऑन दी कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर दो नंबर्स का रेशियो आपस में कभी भी बराबर है, अगर दो नंबर्स का रेशियो आपस में क्या है? बराबर है, तो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि अगर तुम पहले a प्लस बी लो, यानी कि पहले तुम इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और फिर दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करवा दो, ये हमेशा बराबर होगा कि पहले मैं लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करवाऊं और उसको फिर चौथे नंबर से डिवाइड करवा दूं, ये रेशियो के बराबर होंगे। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है दोबारा समझ लीजिए। अगर दो टर्म्स का रेशियोज आपस में बराबर आ जाए, यानी कि मैंने कोई भी चार नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाया, दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाया, अगर इन चारों का रेशियोज आपस में सिमिलर आ जाए, दोनों टर्म्स का रेशियो सेम आ जाए, तो ये बात ऑब्वियस है कि भाई अगर मैं पहली और दूसरी टर्म का सम करूं, क्या करूं? सम, ये जुमला ध्यान में रखिएगा, सम करूं और फिर सेकंड वाली टर्म से रेशियो ले लूं, वो हमेशा बराबर आएगा अगर मैं थर्ड और फोर्थ टर्म का सम लूं और फिर उसका रेशियो ले लूं फोर्थ टर्म के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। देन कम्स दी डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी या फिर डिवेंडो प्रॉपर्टी। इसको बहुत सारे डिवेंडो प्रॉपर्टी भी कहती है, इसका असल नाम क्या होगा? डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी का अपोजिट होती है कि लेट सपोज अगर तुम्हारे पास कोई भी पर्टिकुलर दो टर्म्स का रेशियोज कभी भी सिमिलर आ जाए, अगर आपके पास किसी भी दो टर्म्स का रेशियो क्या आ रहा हो मेरा बेटा? सिमिलर आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी दो टर्म का रेशियो आ रहा हो सिमिलर, तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, कि भाई अगर मैं पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लूं, अब की बारी में क्या लूं? पहली दो टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस ले लूं और फिर सेकंड टर्म से उसका रेशियो लूं, ये बराबर आएगा अगर मैं तीसरी और चौथी टर्म का डिफरेंस लूं और फिर उसका रेशियो लूं चौथी टर्म के साथ। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। ये कॉम्पोनेंडो का बिल्कुल अपोजिट होती है। कॉम्पोनेंडो में क्या था कि भाई उसमें सम देखते हैं आप, इसमें आप डिफरेंस देख रहे होते हैं। तो भाई यानी कि क्या कह रही है प्रॉपर्टी कि अगर आप दो पर्टिकुलर टर्म्स का रेशियो लो और उन रेशियोज का वैल्यू सिमिलर आ जाए, तो ये बात ऑब्वियस है कि अगर मैं पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस लूं और उसका फिर रेशियो लूं सेकंड टर्म के साथ, ये बराबर आएगा हमेशा थर्ड और फोर्थ टर्म के डिफरेंस के साथ और उसका फिर रेशियो ले लिया चौथी टर्म के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कहेंगे। देन कम्स दी कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी और बड़े मजे की चीज है, ये उसका अपोजिट होती है। कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगेन अगर आपके पास कोई भी दो टर्म्स आ रही हैं जिनका रेशियो आपस में क्या आ जाए? बराबर आ जाए। कोई भी दो टर्म्स आ रही है इनका रेशियो अगर आपस में बराबर होगा तो ये बात बहुत ऑब्वियस सी है। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, तो ये बात बहुत ऑब्वियस सी है कि हमेशा हमारे पास ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो कर सकता है? कि अगर मैं पहले वाली टर्म का रेशियो लूं पहली और दूसरी टर्म के डिफरेंस के साथ, ये बराबर आएगा कि अगर मैं तीसरी टर्म का रेशियो लूं किसके साथ? तीसरी और चौथी के डिफरेंस के साथ। क्या कहा मैंने? कभी भी दो पर्टिकुलर टर्म्स का चार नंबर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी और डी, अगर मैं इनमें से दो नंबर्स का रेशियोज लेता हूं, रेशियो तो हमेशा चार टर्म्स के ऊपर दो को ही लिया जाएगा ना, यानी कि पहली दूसरी का रेशियो होगा, तीसरी चौथी का होगा। अगर मैं इनके दरमियान रेशियो लूं और रेशियो की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? सिमिलर आ जाए, तो ये हमेशा एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी होगी? कभी मैं फर्स्ट टर्म का अगर रेशियो ले लूं फर्स्ट और सेकंड टर्म के डिफरेंस से, ये बराबर आएगा हमेशा कि अगर मैं थर्ड टर्म का रेशियो लूं थर्ड और फोर्थ के
डिफरेंस से, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। देन फाइनली कम्स द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इट इज नोन एज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों का मिक्सचर होती है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि भाई अगेन अगर आपके पास दो मासूम सी टर्म्स का रेशियो लो, रेशियो लेने पे आंसर सिमिलर आता है, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्या प्रॉपर्टी होगी? मैं एक बार वापस सारी बातें रिवाइज करूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ये हर दो टर्म्स के रेशियो पे सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही होंगी, आपने खाली वो बताना है जो क्वेश्चन प्रॉपर्टी गिवन होगी। तो इस बात पे परेशान मत होइएगा, सर पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? तो भाई हर दो टर्म्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो उसमें हर प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, बट आपने देखना होगा कि क्वेश्चन में अप्लाई कौन सी हो रही है, उसके हिसाब से नाम बताओगे आप, सही है ना? लेट्स सपोज अगर दो टर्म्स का पर्टिकुलर आपके पास रेशियो क्या आ जाए, सिमिलर आ जाए, तो अगर तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कि पहली दो टर्म्स के सम का डिफरेंस, सॉरी पहली दो टर्म्स का सम अगर उसका मैं रेशियो ले लूं पहली दो टर्म्स के डिफरेंस के साथ, तो ये हमेशा बराबर होगा तीसरी और चौथी टर्म के सम के साथ, अगर मैं उसका रेशियो ले लूं किसके साथ? तीसरी और चौथी टर्म के डिफरेंस के साथ। यानी कि a प्लस बी डिवाइड बाई माइनस बी हमेशा बराबर होगा c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी के। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? ये कहती है कि भाई कभी भी दुनिया में दो टर्म्स का अगर रेशियो सिमिलर आ जाए तो ये इस प्रॉपर्टी को प्रोसेस कर सकता है। अगर कर रहा होगा तो क्या लाएगा? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और क्या होती है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी? ये होती है कि अगर मैं पहली दो टर्म्स का सम लूं, उसका रेशियो ले लूं पहली दो टर्म्स के डिफरेंस के साथ, ये हमेशा बराबर आएगा कि अगर मैं तीसरी और चौथी टर्म का सम लूं और फिर उसका रेशियो टर्म के सम अगर मैं ले लूं उनके डिफरेंस के साथ, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है फाइनली कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूं बेटा, ये 6 प्रॉपर्टीज होती है, रेशियो की, डिवीजन की, प्रोपोर्शंस की। आपको इन प्रॉपर्टीज के अंदर एक चीज ध्यान में रखनी है बेटा, किसी भी दो टर्म जिसका रेशियो आपस में बराबर आता होगा उन पे 6 की 6 प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं। आपने खाली क्या देखना है कि भाई किस प्रॉपर्टी को आपका क्वेश्चन प्रोसेस कर रहा है, आप उसका नाम बताओगे। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा था, इसके अंदर आप गौर से देखो आपका आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर a डिवाइडेड बाई बी और c डिवाइडेड बाई डी का रेशियो बराबर है, तो बताओ अगर ये इस प्रॉपर्टी को प्रोसेस कर रहा है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो समझ जाओ आंसर क्या होगा। ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि दोनों पर्टिकुलर नंबर्स का सम और डिफरेंस का रेशियो बराबर है तीसरे और चौथे नंबर के सम और डिफरेंस के रेशियो के। सिंपल सी बात है। तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहा है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहा है। ये फेडरल का टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा फेडरल यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, इसलिए मेरा बेटा मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट के अंदर इस टॉपिक को भूला नहीं, इस टॉपिक को भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो यहाँ पे इस लेक्चर को अपने मंतकी अंजाम पे लेके जाऊंगा, जिसमें ना सिर्फ हमने पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करे, हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल में समझा, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि यार आपको इस पर्टिकुलर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के या नंबर सिस्टम के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर रिलेटेड भी क्वेश्चंस करवाऊं। देखो एज ए टीचर मैं आपको 20,000 क्वेश्चन नहीं करवा सकता बेटा, 10 15 20 40 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। बाकी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपने खुद बैठ के प्रैक्टिस करने हैं। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे कमेंट करते हैं सर वो पूरी पूरी किताब सॉल्व करवा दें। अबे अगर मैं पूरी किताब बेटा सॉल्व करवा दूंगा तो फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे? तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मेरा बेटा आपका फिर दिमाग खुलेगा ना, तो आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पास्ट पेपर्स के ऊपर बाद में जाया करें, पहले प्रैक्टिस मटेरियल किया करें। और स्पेशली जो मैं ये लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करवाता हूँ इनकी तो 10 दफा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि बेटा ये लेक्चर डायरेक्टली मैं पास्ट पेपर से उठा रहा होता हूँ। अपने लेक्चर बनाते ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पास्ट पेपर से सारे उठाता हूँ। तो भाई क्या पता तुम्हारे आईबी के, तुम्हारे एनईडी के, तुम्हारे फास्ट के, तुम्हारे यूईटी के, तुम्हारे जीआई के तुम्हारे नस्ट के पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं के पास्ट पेपर से लिया गया है। तो आपने इन लेक्चर्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद फिर डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व किया करें। यहाँ पे इस चैप्टर को फाइनली एंड करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे मंतक की अंजाम में पहुंचाते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। अच्छा तो बेटा अब फाइनली हम लोग चल रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है जिसमें हम एक्स और वाई की फॉर्म में टर्म्स की बात करते हैं। और हमारे पास एक और तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम होता है? जो कि आर और थीटा की फॉर्म में अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करवाते हैं, वैल्यूज की लोकेशन बता रहा होता है। तो आपके पास एक पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है बेसिकली किस चीज के लिए होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। और एक पॉइंट हमारे पास किस चीज के लिए होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? पोलर कोऑर्डिनेट का। तो भाई देखो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करवाना होता है तो उसकी कन्वर्जन होती है। अब लेट सपोज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मेरे पास, अगर मुझे
अगर मुझे अपना पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए इधर कार्टेशियन के अंदर इधर पोलर के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑल्दो पहले पढ़ाया हुआ है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने के तरीकेकार क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चाहिए तो आर और थीटा की फॉर्म में बात करेगा, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू बेसिकली अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है बेसिकली उसका मॉडुलस, सही है ना। और थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे मैंने आपसे दो बातें करी हैं कि भाई देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में आपसे बात की भी हो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सिंपल तरीके से गिवन हो, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट इस तरीके से बात करी हुई हो, दोनों सूरतों में कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास कार्टेशियन की सूरत के अंदर बात की भी होगी तो एक्स और वाई की फॉर्म होगी, और एक्स और वाई की फॉर्म निकालने की इक्वेशंस क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। या फिर अगर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस सूरत में कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, r इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, या फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। बात को समझेंगे फॉर्मूले के ऊपर। अब देखिए हमारे पास ये जो कार्टेशियन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट की कन्वर्जन होती है ना, इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट गुजरे मैथ्स के अंदर, जिनका जो नाम था ना मैथ्स के अंदर, उन्होंने बड़ा काम किया मैथ्स के लिए। उन साहब का जो माशाल्लाह से खूबसूरत सा नाम था वो था डिमोइवर। क्या था मेरा बेटा, डिमोइवर। यानी कि इन साहब का जो इसमें गिरामी था ये था डिमोइवर। इन्होंने एक थ्योरम दिया मरने से पहले, और इस थ्योरम को आज मैथ्स के बच्चे अजाब कहते हैं, मगर हमारे नजदीक वो मजे की चीज है। इन्होंने क्या थ्योरम दिया, इन्होंने कहा डिमोइवर्स थ्योरम, क्योंकि इन्होंने मरने से पहले इजाद किया था तो इनका नाम भी थ्योरम है, डिमोइवर्स थ्योरम। क्या कहता है डिमोइवर्स थ्योरम, कहते हैं कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा हुआ है, तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा हुआ है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करवा सकते हो। थ्योरम यहां से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, बट थ्योरम की इनिशियल्स यही है कि आपके पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो यानी कि अभी जो तुमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करवाया है देखो वो एक्स और वाई की फॉर्म में है। ये तुम्हारा जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स और वाई की फॉर्म में आ रहा है। तो भाई हमारे पास अगर पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाना पड़ जाए, अगर पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करवाना पड़ जाए तो उसका तरीकेकार होता है। देखो भाई एक्स की इक्वेशन मैंने आपको बताई क्या होती है, एक्स की इक्वेशन ऊपर पढ़ा चुका हूं, आर कॉस थीटा, आयोटा का आयोटा एज इट इज, ऊपर से दिखा भी देता हूं। ये देखो भाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, आर कॉस थीटा, वाई की इक्वेशन होती है आर साइन थीटा। तो भाई अगर मेरे पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स के अंदर एक्स की इक्वेशन डाल दी, वाई में वाई की इक्वेशन डाल देंगे, तो वाई की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है आर साइन थीटा। क्या होती है मेरा चंदा, आर साइन थीटा। क्लियर है। तो भाई देखो इन दोनों में से आर कॉमन आ रहा है तो आपने आर यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मूला मेरा बेटा ये भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ये भी होता है। एक फॉर्मूला अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लिखा हुआ है तो मेरा बच्चा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मूला ये भी होता है। क्लियर है। ये जो फॉर्मूला होता है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी कहते हैं, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जाता है कि भाई यहाँ पे लोग अक्सर शॉर्ट टर्म यूज कर देते हैं, और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होती है, आर सी आई एस या आर सी आई एस थीटा। तो सी आई एस थीटा जो होता है ना बेसिकली ये वही होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को डिनोट कर रहा होता है। सी डिनोट करता है कॉस को, आई डिनोट करता है आयोटा को, और एस डिनोट कर रहा होता है साइन को। तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीकेकार ये भी होता है, z इज इक्वल टू आर सी आई एस थीटा। क्लियर है मेरा बच्चा। यहाँ तक बड़ी सिंपल सी मैंने बात करी, आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, मसला नहीं होगा कि भाई ये जो आपके पास चीज आ रही है बेसिकली पोलर फॉर्म होती है। ये जो आपके पास फॉर्म आ रही है क्या कहलाती है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है मेरा बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब देखो आपके पास जो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के ऊपर, कि लेट सपोज आपसे कहा जाता है कि z की वैल्यू आ रही है 1 प्लस आयोटा के बराबर, z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा के बराबर। तो बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, बताओ इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट में आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है, बहुत ज्यादा आया है बल्कि इनफैक्ट। क्या करोगे भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो तुम्हें z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा गिवन है, तो अगर तुम इसको सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट, इसको सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करवा लो। क्वेश्चन बेटा क्या आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट साइड, नस्ट साइड, एनडी साइड, यूटी साइड के ऊपर बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आपको सिंपल तरीके से
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे दिया या फिर सिंपल तरीके से एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, कहता है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बताओ पोलर कोऑर्डिनेट में आंसर क्या होगा, कैसे बताओगे भाई? बच्चे बच्चे बताते हैं यार हमारे मुल्क के, तुमने घबराना नहीं है बस। तो इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, 1,1 बन जाएगा, सही है। यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब तुम्हें r और थीटा निकालना है ना, तो मेरा बेटा r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने। r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली आपके पास जो मॉडुलस होता है वही होता है। तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, x का स्क्वायर इज 1, y का स्क्वायर इज आल्सो 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। r की वैल्यू क्या आ गई मेरा बच्चा, √2 आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, √2 आ गई। अब अगर तुम्हें थीटा भी निकालना है, थीटा के लिए फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा थीटा के लिए, टेंजेंट इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। देखो भाई y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा, टेंजेंट इनवर्स 1 बराबर होता है 45 डिग्री के। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो आपके पास सिंपल तरीके से r थीटा क्या आ जाएगा, r थीटा आ जाएगा आपके पास √2, π/4। क्या आ जाएगा, √2, π/4। या फिर अगर आप इसको प्रॉपर पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या आ रही है, √2, और यहाँ पे लिख दो CIS, और थीटा यानी कि एंगल क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, सही है मेरा बच्चा। या फिर उसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, z इज इक्वल टू r यानी कि √2 एज इट इज का एज इट इज, cos थीटा, थीटा क्या है π/4, प्लस का आयोटा साइन π/4, तीनों एक ही टर्म्स के आंसर है, मसले की बात नहीं है, एक ही चीज है। क्लियर है मेरा बेटा, इसको मैं रब कर दूं यहाँ से, क्या आ जाएगा, sin π/4, तीनों एक ही चीजें हैं। क्लियर है मेरा बच्चा, हो सकता है ऑप्शन के अंदर ये आंसर गिवन हो सकता है ये गिवन हो सकता है ये गिवन हो, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सिंपल सीआईएस की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल कॉपी करके लिखा हुआ है, तो भाई आप तीनों फॉर्म में लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, या फिर इसके अपोजिट क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अपोजिट क्वेश्चन क्या होती है मेरा बच्चा, कि अगर मैं तुम्हें दे दूं, अगर मैं तुम्हारे पास एक क्वेश्चन लेकर आ जाऊं, तुम्हारे पास क्वेश्चन ले आऊं कि z की वैल्यू आ रही है √2 CIS π/6, बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, यानी कि इसका आंसर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, देखो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो भाई तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू r CIS थीटा। तो मेरा बेटा आपके पास r की वैल्यू किसके बराबर है, r आपके पास आ रहा है किसके बराबर मेरा बेटा, √2 के बराबर, तो r की वैल्यू √2 आ गई। और देखो यहाँ पे CIS थीटा लिखा हुआ है, तो CIS थीटा का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है मेरा बच्चा, क्या मतलब है CIS थीटा का, ये देखो तुम्हारे पास एंगल क्या आ रहा है, थीटा तुम्हारे पास आ रहा है π/6 के बराबर, किसके बराबर आ रहा है, π/6। पहले π/6 को यार डिग्री में कन्वर्ट करवा लो, कैसे कन्वर्ट करवाओगे डिग्री के अंदर, कि π/6 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 180/π से, पाई से पाई कट गया, 6 के टेबल में 180 कहां पे आता है, 6 3 18 30 का 30, आपके पास आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है मेरा बेटा, आगे मूव करेंगे। अब देखो तुमने कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले को सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, √2, सही है। आगे देखो, आगे CIS π/6 था ना, क्या था, CIS π/6 था, इधर देख लो मेरा बेटा, क्या था, CIS π/6 था। तो CIS का मतलब क्या है, cos CIS बेसिकली क्या होता है, पोलर फॉर्म के अंदर शॉर्ट फॉर्म होती है पोलर कोऑर्डिनेट को लिखने की। cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री, प्लस का आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, सही है। देखो √2 का √2 एज इट इज, cos 30 की वैल्यू मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की प्लेलिस्ट के अंदर भी ये चीज समझाई हुई है, मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी बात समझाई हुई है, मैंने अपने चैनल के ऊपर क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट में बात समझाई हुई है कि भाई आपको खुदारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेटर के बगैर आनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा, कैलकुलेटर एक्जिस्टिंग होना चाहिए आपके पास। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 बराबर होता है किसके, √3 डिवाइडेड बाय 2 के, प्लस का आयोटा एरिडिस, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ के बराबर होती है, सही है मेरा बच्चा। तो हमने सिंपल तरीके से cos 30 की वैल्यू डाली, sin 30 की वैल्यू डाल दी। अब ये √2 जो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदरवाइज दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, √2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 6 आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, प्लस का आयोटा एज इट इज, ये √2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ रहा होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर, सही है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में क्या बन जाएगा, √6 डिवाइडेड बाय 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही ऐसे आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास कई एग्जिस्ट कर सकते हैं कि आपको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपसे कहा जाएगा कि बताओ पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, या पोलर कोऑर्डिनेट में दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताओ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आई होप ड्यू वेवर्स थ्योरम मैंने भी स्टार्ट नहीं करा, ड्यू वेवर्स थ्योरम पहले बता रहा हूँ, अभी खाली बेसिक बातें मैंने बताई हैं। ड्यू वेवर्स थ्योरम के ऊपर बेटा अब लेकर आ रहा हूँ,
अभी तक मैंने डिमोवर्स थ्योरम स्टार्ट नहीं करा, अभी तो खाली मैं बेसिक कन्वर्जेंस आपको सिखा रहा था। अभी जो मैंने सारी बातें सिखाई हैं आपको क्या सिखाई है, बेसिक कन्वर्जेंस सिखाई है कि भाई बेसिक कन्वर्जेंस कैसे होती है, इस खाली मैंने भी आपको बेसिक कन्वर्जेंस सिखाई है। आई होप सारे बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अच्छा भाई, अब फाइनली आते हैं एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट के ऊपर जिनका नाम है डिमोवर्स। तो बेटा इस बात को अब समझ लेते हैं कि डिमोवर्स साहब ने मरने से पहले ऐसी क्या लॉजिक दी थी, ऐसी क्या बात करी थी जिसके ऊपर एक थ्योरम आज इतना मशहूर है। देखो हम सारे जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीका क्या है, आर कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखने का तरीकेकार है। मेरा प्यारा बच्चा, डिमोवर्स साहब ने डेरिवेशन दी थी, वो डेरिवेशन तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ाता, मगर उन्होंने क्या लॉजिक दी थी उस लॉजिक को समझा दूंगा। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, अगर तुम यहाँ से आर को रिमूव भी कर दो, अगर तुम कुछ अरसे के लिए इस आर को सपोज करो कि आर नहीं है, तुम्हारे पास सिंपल जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू होगी कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास इस कंप्लीट टर्म के ऊपर कोई भी पावर आ रही है, अगर तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम्हारे पास एक सिंपल सा जिसमें आर अगर एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा तो कोई मसले की बात नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब भी कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई पावर आ रही है, तो उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो पावर होगी ना, ये हमेशा एंगल्स का मल्टीपल बनती है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एंगल्स होते हैं उनका मल्टीपल बनती है, ये उनका थ्योरम उन्होंने प्रूव किया था। यानी कि क्या कहा मैंने कि भाई अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा ना, तो ये पावर जो है ये एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी, तो क्या बन जाएगा कॉस पी थीटा प्लस का आई साइन पी थीटा। ये बात डिमोवर साहब ने कही थी मरने से पहले, यानी कि द पावर ऑफ सच एक्सप्रेशन विल बिकम द मल्टीपल ऑफ द एंगल। फॉर एग्जांपल, बात को एग्जांपल समझिएगा, लेट सपोज एक क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिख दूं, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा होल पावर में अगर 5 लिख दूं, सही ना, होल पावर 5 लिख दूं, तो मेरा बच्चा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बेसिकली बराबर आएगा आपके पास किसके, कॉस 5 थीटा प्लस का आयोटा साइन 5 थीटा। यानी कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पावर में जो 5 आ रहे हैं अंदर वाले दोनों एंगल से आके मल्टीप्लाई होगा। ये जो चीज थी ना, ये डोमेवर साहब का थ्योरम था। ये थ्योरम आपके ऑल्दो कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट इसका खाली लॉजिक हिस्सा होती है कि भाई ये कर क्या परफॉर्म फंक्शन क्या हो रहा होता है। क्लियर है मेरा बच्चा, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये चीज आपको लाजमी क्वेश्चन को मालूम होनी चाहिए डिमोवर साहब की। अब देखिएगा एक क्वेश्चन जो अक्सर पेशतर नस्ट लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारी फाइनली आज की क्लास का इख्तिताम भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास, मैं लिख दूं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए क्या, cos 7 थीटा प्लस का आयोटा साइन 7 थीटा, और नीचे क्या आ जाए, नीचे आ जाए तुम्हारे पास cos 3 थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, सही है, साइन 3 थीटा, ऑब्वियसली साइन 3 थीटा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक, आपने खुदारा इन क्वेश्चंस का डिवीजन मेथड अप्लाई करने चले जाना, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों टर्म्स के एंगल में पावर आ रही है, तो मैंने आपको डिमोवर्स थ्योरम क्या पढ़ाया, डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है, अगर कभी भी कंप्लीट टर्म के ऊपर पावर आ रही होगी तो बेसिकली वो पावर दोनों टर्म्स के एंगल के बाद जाती है। तो यार इसका उल्टा प्रोसेस भी तो हो सकता है, यानी कि अगर कभी भी दो एंगल्स के अंदर पावर आ रही हो, दो एंगल्स के अंदर पावर आ रही हो, तो उस पावर को वापस से उठा के बाहर लिख दो आप टर्म को। यानी कि मैं क्या इस तरीके को ऐसे करके लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर में 7। मुझे साफ दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स के अंदर, इन दोनों पर्टिकुलर टर्म्स में 7 सिमिलर आ रहा है एंगल्स के अंदर, तो एंगल्स को मैंने उठा के बाहर शिफ्ट कर दिया, सही है। और सिमिलरली नीचे वाला जो फंक्शन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उसमें 3 कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा, ये भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया सी आई एस थीटा, इसकी होल पावर में 7 आ रहा है, ये नीचे बन गया सी आई एस थीटा होल पावर में 3 आ रहा है। क्लियर है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, सीआईएस की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी दो प्लस वाले सीआईएस अगर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रही हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आंसर क्या होगा, अपने सीआईएस थीटा को आप एक बार लिखोगे और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करके लिख दोगे, 7 में से 3 चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा, सी आई एस थीटा का होल पावर में 4। क्या होगा, सी आई एस थीटा का होल पावर 4। मैंने क्या कहा मेरा बेटा, ये एक प्रॉपर्टी होती है सी आई एस की, ये क्या होती है, सी आई एस की प्रॉपर्टी होती है। कभी भी दो सी आई एस थीटाज अगर आपस के अंदर डिवाइड हो रहे हो, अगर दो कभी भी सी आई एस थीटा डिवाइड हो रहे हो, तो और जो भी ऊपर वाले की पावर हो नीचे वाले की पावर हो, तो बेसिकली आंसर क्या होता है कि आप सी आई एस थीटा एक ही बार लिखो
और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करके रिजल्टेंट CIS की पावर बन जाएगी। तो क्या बन गया, ये बन गया CIS की होल पावर 4। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस का आयोटा साइन 4 थीटा। तो ये पर्टिकुलरली टर्म क्या आ जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आपके पास फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? तमाम के तमाम बच्चे जल्दी से देख लो और फिर मुझे बताओ क्लियर है सबको, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी? तो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ है तो आपको लाजमी आना चाहिए। क्लियर है बच्चा? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, मसाइल, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए।